न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन करना आज। केपलर लॉ के बाद हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन करने वाले हैं, जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ भी बोला जाता है। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन ने ग्रेविटेशन से रिलेटेड क्या लॉ दिया, आज उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, जैसे हम लोग पढ़े ग्रेविटेशन चैप्टर में क्या पढ़े, ग्रेविटेशन क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में किसी भी दो वस्तुओं के बीच के जो आकर्षण है उसको क्या बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स है, अट्रैक्शन का फोर्स है, उसको न्यूटन बताया था। तो स्टार्ट करते हैं, लिखो न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, यानी इसको बोलेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, इसे न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन को हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ भी बोलते हैं। तो स्टेटमेंट लिखते हैं, लिखो पहले साथ में। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the force of attraction between two bodies in universe is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। देखो अब ये लॉ क्या बता रहा है, ये लॉ बता रहा है कि दो बॉडीज के बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स है, मतलब एक बॉडी m1 ले ले, इसका ये सेंटर हो, ये दूसरा बॉडी m2 ले ले, इसका ये सेंटर हो, और इन दोनों को मिला दे लाइनिंग ज्वाइनिंग, और इसके बीच का डिस्टेंस हो r। तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स होगा, अट्रैक्शन का फोर्स यानी F, ध्यान देना इधर क्या बता रहे समझना, एक बार फिर से समझो इस लाइन को। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में किसी भी दो बॉडीज के बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उनके मास के प्रोडक्ट का। हिंदी में मास को द्रव्यमान कहते हैं, द्रव्यमानों के गुणनफल का समानुपाती होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसे एक प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, या इसको 1 कर लो इक्वेशन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फिर बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि आर स्क्वायर 1 बाई आर स्क्वायर, मतलब हाँ इन यूनिवर्स, यूनिवर्स माने पूरे यूनिवर्स में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मास के प्रोडक्ट का। देखो ये मास के प्रोडक्ट का, मास बढ़ेगा तो उसके बीच का फोर्स बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो उसके बीच का फोर्स बढ़ेगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्या, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब उसके बीच का डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो उसके बीच का फोर्स घट जाएगा। तो इसलिए आर स्क्वायर है, मतलब ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घट जाएगा, मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़े, मास बढ़ेगा मतलब मास ज्यादा होगा, कोई हैवी मास का ऑब्जेक्ट होगा उसके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स ज्यादा होगा, कम मास का बॉडी होगा उसके बीच अट्रैक्शन का फोर्स कम होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर मास का ज्यादा रहे, मास हैवी रहे,
तो उसके बीच का जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे, दूरी बढ़ाएंगे उसके बीच में, तो उसके बीच का फोर्स घट जाएगा। समझ गए बात को? देखिए अब अगर ये दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखेंगे तो क्या होगा, एक प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, यही मेन फॉर्मूला है। देखो एक प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। अब जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे ना तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको कैपिटल G बोलते हैं, जरूर नाम सुना होगा, 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। F इज इक्वल टू G m1 इंटू m2 बाई। अब ये G क्या होता है बताओ? G कांस्टेंट है, जिसको क्या बोलते हैं हम? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यहां हम बोलेंगे वेयर G इज अ कांस्टेंट, वेयर G इज अ कांस्टेंट, जहां G एक कांस्टेंट है, कॉल्ड क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये यूनिवर्सल बोलने का मतलब, यूनिवर्सल का मतलब है कि ये जो कांस्टेंट का वैल्यू है ये कहीं चेंज नहीं होने वाला, ये कहीं बदलने वाला नहीं है। आप कहीं भी जाओ ये कांस्टेंट का वैल्यू इतना ही रहने वाला है। जी का जो कुछ वैल्यू, क्या वैल्यू है देखो, ये जी का वैल्यू यहां पर देखना, जी का वैल्यू हम लिख रहे हैं 6.67 इंटू 10 का पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मतलब ये जी का वैल्यू है 6.67 इंटू 10 का पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये तुम्हारा वैल्यू है जी का। मतलब इसको यूनिवर्सल बोलने का क्या मतलब है? यूनिवर्सल बोलने का ये मतलब कि कहीं भी जाओ ये जी का वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है। कहीं भी जाओ, एयर में, वाटर में, कहीं भी किसी मीडियम में चेंज करो, जी का वैल्यू नहीं बदलने वाला, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यहां पर फिर से एक बार समझो, ये दो बॉडीज है, दोनों का मास m1 और m2, उसके बीच का डिस्टेंस r, इसके बीच जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मास का, मास के प्रोडक्ट का, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर का। ए प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2, ए प्रोपोर्शनल 1 बाई आर स्क्वायर, ए प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट होगा g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। g को बोलेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और g का ये वैल्यू। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसे कि वाई जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये हम लोग जी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं जी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? आंसर देखो, इसका ये आंसर होगा द वैल्यू ऑफ जी इज सेम, द वैल्यू ऑफ जी इज सेम at every places and in every medium। हर एक मीडियम में, हर एक प्लेस पर जी का वैल्यू सेम है, कहीं नहीं बदलने वाला है ना। फिर क्या बोलेंगे? इट डज नॉट चेंज विथ द शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी, शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी, ये किसी बॉडी का शेप साइज के कारण भी चेंज नहीं, ठीक है ना। सो इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इट डज नॉट चेंज ड्यू टू शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी, ड्यू टू लिख देते हैं, ड्यू टू कारण। सो इट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसलिए इसको हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, नोट कीजिए इतना पहले। न्यूमेरिकल्स बनाइए, यहां से लिखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दे रहे हैं, फाइंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज each of mass 1 kg separated by a distance of
10 सेंटीमीटर इन एयर, बनाइए। हाँ, हम बोले कि फोर्स का अट्रैक्शन निकालना है दो बॉडीज में, और दोनों का मास 1 kg है, और उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर है, एयर में है। कैसे बनेगा? तो बड़ा सिंपल है, ये पहला क्वेश्चन है, बेसिक है जो आपको दिए हैं, ध्यान देना है ना, ध्यान देना। इसमें क्या है, अब इसमें m1 हो गया 1 kg और m2 भी क्या हो गया 1 kg, डिस्टेंस हो गया 10 सेंटीमीटर, उसको डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा 0.1 मीटर, ये डिस्टेंस हो गया। अब एयर में बोल रहे हैं, ठीक है, एयर में कहीं और भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं था। अब ये सेंटीमीटर है, उसको मीटर हम चेंज कर लेंगे, ये बात ध्यान में रखेंगे। सेंटीमीटर को हाँ मीटर बदल लेंगे, एसआई यूनिट मीटर होता है, इसलिए ये बात शुरू से जानते हैं, एसआई यूनिट मीटर है तो मीटर में चेंज कर लेंगे। अब आपको क्या लगाना, फॉर्मूला है फिजिकल टू जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। जी का वैल्यू 6.67 10 का पावर -11, मास 1, m1 और m2 भी 1, और ये है 0.1 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा बोलो, यहां से अगर हम बात करें 6.67 10 का पावर -11 1 इंटू 1, 0.1 का स्क्वायर मतलब 0.1 गुना 0.1, 2 बार, यही ना आया। 2 पॉइंट हटाओगे 2 जीरो ऊपर जाएगा, तो 6.67 इंटू 10 का पावर -11 में 2 गया -9 न्यूटन, ये आंसर हो गया। लिखिए इसको, और एक नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं इसी बेसिस पे, उसको बनाइए, लिखिए। ये बोल रहे हैं स्फीयर ऑफ मास 40 kg इज अट्रैक्टेड बाय अनदर स्फीयर ऑफ मास 80 kg with a force equal to 2.45 into 10 का पावर -6। If their centers are separated by a distance of 30 centimeter in air, find यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये निकालना है, लिखिए। पहले आप इसको लिखो, फिर आप उसको ट्राई करो। -6 न्यूटन वो फोर्स का वैल्यू दिया हुआ। तो इसमें क्या करना है देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, इसका m1 है 40 kg, इसका m1 है 40 kg, इसका m2 है 80 kg, और उसके बीच का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। उसको सबसे पहले मीटर में बदल लो, 0.3 मीटर हो गया। अब फोर्स दिया हुआ कितना दिया हुआ, 2.45 इंटू 10 का पावर -6 न्यूटन। तो उसके बीच का ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है, ये तो वही आएगा, लेकिन थोड़ा आसपास चेंज आ सकता। मतलब क्या चेंज आ सकता सर, देखो जैसे मान लो है ना 6.67 इंटू 10 का पावर -11, तो 6 में कोई चेंज नहीं आने वाला, 10 का पावर -11 में कोई चेंज नहीं आने वाला। अधिक से अधिक हो सकता है ना कि वो 6 पॉइंट के बाद जो 6 7 है ना, उसके बदले कुछ आ जाए,
6 8 आ जाए, 7 1 आ जाए, 8 9 आ जाए, ऐसे। हाँ वो वही आने वाला है। देखो तो फॉर्मूला क्या होता है, फिजिकल टू जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, f इंटू आर स्क्वायर बराबर क्या है, g m1 इंटू m2। तो g बराबर क्या हो गया, f इंटू आर स्क्वायर बाई क्या हो गया, m1 इंटू m2। अब देखो ये f का वैल्यू कितना है, 2.45 10 का पावर -6 आर स्क्वायर 0.3 इंटू 0.3 बाई m1 m2 40 इंटू 80। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पॉइंट वाला सॉल्यूशन में डरिए नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं डरिए। पॉइंट वाला सॉल्यूशन को टेक्निक से सॉल्व करिए कि हम कैसे सर सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो सबसे पहले क्या करो, ये 2 जीरो को अभी तो ऊपर भेज सकते हैं। मान लो यहां से अगर हम 2 जीरो लाते हैं, 0.33 का हट जाता और 2 यहां से हट जाता, तो 1 2 3 4 4 जीरो हट जाएगा, वो 4 जीरो नीचे चला आएगा, आएगा ना। देखिए देखिए आपको कैलकुलेट करते हैं, कितना आ गया बताइए, बोलिए ना कितना आया आपका। 1.6 कहां से आएगा, जब g का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 का पावर -11, तो ये नहीं बदल सकता, ये नहीं बदल सकता, इसमें हल्का चेंज हो सकता है क्योंकि यूनिवर्सल कांस्टेंट है, कहां से दूसरा आएगा, दूसरा आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। देखो यहाँ पर अभी देखिए, यहां से पॉइंट हटा देते हैं, इसके पॉइंट हटाएंगे 2 और ये 2, तो यहाँ पर 1 2 3 4 जीरो आ गया। अब क्या बच गया ऊपर में, 245 इंटू 3 3 जा 9 10 टू पावर -6 बाई नीचे क्या बचा, ये 32 पर 2 जीरो, ये मल्टीप्लाई हुआ तो, और यहाँ 4 जीरो, मतलब 10 का पावर 4 बोल सकते हैं। अब 10 का पावर 4 ये भी तो 2 जीरो है, 10 का पावर 6 हो जाएगा नीचे, मतलब ऐसे हुआ 245 इंटू 9 इंटू 10 का पावर -6 बाई 32 इंटू 10 का पावर 6। अब 245 इंटू 9 बाई 32 इंटू 10 का पावर -6 था, ये 6 जाके -6 हुआ, 10 का पावर -12। सोचो, तो वहां 10 का पावर हो गया -12। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अब 10 का पावर -11 आता है, -12 के करीब आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 245 को 9 से और 32 से डिवाइड करो, देखो क्या आएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे ना तो ऐसा आएगा 68.89 इंटू 10 का पावर -12 आएगा, और एक अंक घसका देंगे इधर तो 6.88 या 89 ऐसे आएगा, 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये आंसर आएगा। हम क्या बोल रहे हैं आपको, 68.88 कर लो, 66.88 कर लो, ठीक है, समझ रहे बात को इस तरह से। तो आप समझ लो कि यहाँ पर एक डिजिट जब इधर लाया तो ये माइनस का वैल्यू घट गया, प्लस का वैल्यू रहता तो बढ़ जाता, ये प्लस का वैल्यू बढ़ जाता और माइनस का वैल्यू है तो घट गया, समझ गया बात को इस तरह से। तो इस तरह से बाबू ये आ गया न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन का जी का वैल्यू आ गया, क्या किसका वैल्यू आ गया, जी का वैल्यू आ गया, समझ रहे बात, लिखिए नोट करिए। एक और क्वेश्चन लिखो, लिखो देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान देना। टू बॉडीज ऑफ masses m1 and m2 separated by distance r in air is f Newton. What will be the new force if mass of body get doubled and distance between them becomes half। लिखिए, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखिए।
देखो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2, दो बॉडी है जिसका मास m1 एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r इन एयर इज f न्यूटन। मतलब क्लियर बोल रहा ना कि F बराबर g m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर 1 कर लो। यानी कि दो बॉडी जिसका मास m1 m2 और वो डिस्टेंस एयर में सेपरेटेड हो तो उसके बीच का फोर्स है f न्यूटन, तो लिख दिए f, फोर्स f न्यूटन मतलब f लिख दिए। अब क्या बोल रहा कि व्हाट विल बी द न्यू फोर्स, ध्यान देना, नया फोर्स क्या होगा कब, जब मास डबल हो जाए। मास क्या हो जाए, यानी कि देखो m1 को हो जाए 2m1 और m2 हो जाए 2m2 और डिस्टेंस हो जाए आधा, मतलब जो डिस्टेंस r है वो क्या हो जाए r/2। तो मास m1 हो जाए 2m1, m2 हो जाए 2m2 और डिस्टेंस हो जाए आधा, हाफ। तो बोलो नया फोर्स क्या होगा F डैश, इधर ध्यान दो कि क्या होगा। F डैश बराबर G, m1 के बदले क्या लिखें 2m1, m2 के बदले क्या लिखेंगे 2m2 बाई r स्क्वायर, क्या होगा r/2 का स्क्वायर। क्या हुआ बोलना, 2 to 4 G m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर बाई 4। 4 और 4 क्या होगा, कट जाएगा। अरे 4 और 4 16 हो जाएगा ऊपर जाके, G m1 m2 बाई क्या हो गया r स्क्वायर। बोलो ये किसका वैल्यू है ये, हाँ, तो जो नया फोर्स है वो क्या हो गया 16 टाइम्स हो गया, 16 गुना नया फोर्स हो गया। यानी कि न्यू फोर्स बिकम 16 टाइम्स, पहले वाले फोर्स का 16 गुना नया फोर्स हो गया। अरे बात समझ में। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो ऐसा सॉल्व करके आपको करना पड़ेगा। लिख देंगे कि न्यू फोर्स बिकम्स 16 टाइम्स, जो नया फोर्स है वो 16 टाइम्स हो गया। लिखिए, नोट करिए, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, लिखिए। देखो एक प्रॉब्लम आपको HW में देते हैं सेम इसी टाइप का। यहाँ क्या करते हैं कि टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r इन एयर इज f न्यूटन। व्हाट विल बी द न्यू फोर्स इफ मास ऑफ बॉडी गेट ट्रिपल्ड, अगर मास को ट्रिपल्ड कर दे, तिगुना कर दे, ट्रिपल्ड, आ रही बात समझ में। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना, डिस्टेंस बिटवीन देम रिड्यूसेस, रिड्यूसेस माने कम हो गया, रिड्यूसेस टू हाफ और डिस्टेंस आधा हो जाए, डिस्टेंस आधा हो जाए और मास तिगुना हो जाए। तो आप इसी बेसिस पे क्या करना, इसको सॉल्व करना, सॉल्व करके हमको बताना r/2 ही रहेगा, आधा मतलब r/2 है, लेकिन मास क्या हो जाए तिगुना हो जाए। ठीक है, तब ये बताना हमको कि नया फोर्स क्या होगा। इस तरीके से आप एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। तो आने वाला क्लास हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा।